नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, हम इस समय आरआरबी, एनटीपीसी, जो ग्रुप डी, एएलपी, जो रेलवे के पीवाईक्यू है महत्वपूर्ण, वो करवा रहे हैं। इसके साथ ही ये हमारा जो है ये हिस्ट्री के पीवाईक्यू हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं के हैं, जैसे जीडी का हो गया, रेलवे का हो गया, तो ये पीवाईक्यू हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ वहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? तो कहाँ की गई थी? मोहनजोदड़ो में की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल था जहाँ विशाल स्नानागार देखने को मिला था, यानी कि जहाँ नहाते हैं उस स्नानागार का, तो वो देखने को मिला था। तो कहाँ? ये मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था। अब देखिए, इस स्नानागार की खोज 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 के दशक में हुई थी। और राखल दास बनर्जी, माइके और व्हीलर जैसे लोगों ने इस स्नानागार की खुदाई की थी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया। फिर अगला है, ये अब हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या देखने को मिला। तो मोहनजोदड़ो से मिले अवशेषों की ये सूची कौन कौन सी है? कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, मंगोलियन पुजारी का सिर, विश्वविद्यालय भवन के साक्ष्य, घोड़े के दांत, तांबा गलाने की भट्टी, ऊनी वस्त्र, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्रण, हाथी का कपाल, पकी मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां और खिलौने। तो ये सारी चीजें क्या है? मोहनजोदड़ो से देखने को मिली। अगला है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा की बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो कहाँ स्थित है? धौलावीरा और लोथल की जो प्राचीन हड़प्पा की बस्तियां आई, वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? ये गुजरात में स्थित है। क्योंकि अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि इस समय लोथल और धौलावीरा कहाँ है, तो कहाँ है? ये गुजरात में है। तो एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो कथन क्या है हमारे? तो ये पहला कथन कह रहा है कि यह शहरी सभ्यता थी, यहाँ लोग सुनिश्चित कस्बे में रहते थे, सुनियोजित कस्बे में रहते थे। दूसरा है, पशु का मांस जो है प्रधान भोजन था। तो यही हमारा क्या है? एकदम गलत है। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से हमारा दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किस नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे हड़प्पा शहर बनाया गया है? तो किस किस के किनारे बनाया गया है? तो रावी की नदी के किनारे बनाया गया है। अगला है, हड़प्पा से मिले अवशेष। तो हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष मिले थे, ये आपको देखकर चलना चाहिए। जैसे सबसे पहले है, इंपॉर्टेंट है, कंस की जो नर्तकी की मूर्ति है हड़प्पा से मिली थी। कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। अब देखिए, यहीं पर कन्फ्यूजन ये होता है, प्रश्न में ये पूछा जाता है कि नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली थी? नर्तकी की नटराज की मूर्ति अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। और वहीं पर अगर पूछा जाए कांस की नर्तकी की मूर्ति, तो ये हड़प्पा से बताना है। हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में की गई थी। ठीक है, अगला है, फिर इसके बाद पशुपति महादेव की मोहर मिली थी। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली थी। बुने हुए कपड़े मिले थे। तांबे की इक्का गाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से मिली थी। इसके बाद उर्वरा की देवी मिली थी। कांस्य दर्पण मिला था। मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, अवलोकित की मूर्ति, ये सारी चीजें मिली थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर के आसपास बने कमरे होते थे, तो आंगन के आसपास बने होते थे। तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं? तो कहाँ पाई गई हैं? तो ये लोथल में पाई गई। कहाँ पाई गई? लोथल में पाई गई हैं, याद रखिएगा। देखिए, कालीबंगा और लोथल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अब आपको ये पता होना चाहिए। और कालीबंगा और लोथल ये कहाँ है? ये वर्तमान में भारतीय गुजरात राज्य में। कहाँ? गुजरात राज्य में। तो कालीबंगा से और लोथल से, दोनों जगह से अग्निवेदियाँ यानी कि अग्निकुंड देखने को मिले हैं। जैसे देखिए, ये वाला देखिए, लिखा है कालीबंगा और लोथल में भी अग्निकुंड मिले हैं, दोनों जगह मिले हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद के सारंगवान जिले में स्थित है। ये भी मैंने आपको बताया गुजरात में स्थित है। अगला है, लोथल में आयताकार और गोलाकार अग्निवेदिकाएं मिली हैं। तो जो लोथल है वहाँ आयताकार प्लस गोलाकार कुछ इस प्रकार की अग्निवेदिकाएं देखने को मिली है। अगला है, लोथल की खोज पुरातत्व विभाग HR घोष ने जो है 1957 में किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, इमाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? जो इमाम गांव है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है।
दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमाम गांव इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ कृषि के साक्ष्य भी मिले थे, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले थे, तो अनेक साक्ष्य यहाँ मिले थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला है हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो जो हड़प्पा है स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य कहाँ स्थित है हड़प्पा स्थल, ये पूछा जा रहा है। तो ये गुजरात में स्थित है, रंगपुर वर्तमान गुजरात। अगला है कुछ अन्य हड़प्पाई शहरों के विपरीत धौलावीरा को भागों में घिरा हुआ था, जिसका प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल प्राचीरों से बना हुआ था। तो कितने भागों से घिरा हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 भागों से घिरा हुआ था। ठीक है, याद रखें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। तो बंदरगाह शहर कौन सा नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राखीगढ़ी इसका शहर नहीं था। तो दूसरा यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है ऋग्वेद सूक्तों का संग्रहण है। तो ऋग्वेद कितनी सूक्तों का संग्रहण है, तो ऋग्वेद कुल 1028 सूक्तों का संग्रहण है। यहाँ से एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है देखिए ऋग्वेद से जुड़ी कुछ खास बातें। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले है ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, सोम जैसे देवी देवताओं की स्तुति की गई। तो पूछा जाता है कौन कौन से देवताओं की स्तुति की गई है, तो इंद्र हो गया, सोम हो गया और अग्नि देवता है। ठीक है, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री वर्ण, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र है, तो तीसरे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित भजनों का खिल कहा जाता है। जो 8वां मंडल है वो हस्तलिखित भजनों को खिल कहा जाता है उस मंडल को। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है सोम देवता का उल्लेख है यहीं पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, पुरुष सूक्त इसमें है। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों के सहित राजनीतिक व्यवस्था और ईश्वर की भूमिका के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये ऊपर के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। तो 16 महाजनपदों में से कौन सा एक नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कामरूप, ये 16 महाजनपदों में से नहीं है। अगला है हर्यवंश के उस भारतीय शासक का नाम बताएं जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। तो कौन था ये आपको बताना है। तो ये कौन था, उदयन था। कौन था, उदयन था। तो उदयन जो अजातशत्रु यानी कि हर्यवंश का जो शासक था अजातशत्रु उसका पुत्र था उदयन, इसने ही पाटलिपुत्र शहर को बसाया था यानी कि उसकी नींव रखी थी। अगला है ऋग्वेद को कितने पुस्तकों मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो उसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में कुछ खास बातें। अब देखिए ऋग्वेद के बारे में कुछ खास, पहले भी मैंने कुछ बताई है, अभी भी कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, आप सभी को पता होगा। विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा, ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में कई वैदिक देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सोम हो गए, देव और अग्नि हो गए, ये सब इंद्र हो गए। ठीक है, ऋग्वेद में अनुष्ठान, बलिदान, ब्रह्म विज्ञान, सृजन और इंद्र, अग्नि देवताओं, सोम देवताओं जैसे की भूमिका के बारे में बताया गया है। यूग्वेद में गायत्री मंत्र भी, और गायत्री मंत्र किस मंडल में, तीसरे मंडल में मैंने आपको बताया था, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त ये भी बताया था। अगला है ऋग्वेद में यूनेस्को ने, जो ऋग्वेद को है यूनेस्को ने विश्व मानव विरासत में शामिल किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवी देवताओं के समूह, सही समूह का चयन कीजिए। तो देवी देवताओं के सही समूह का जो चयन करना था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा अग्नि, इंद्र, सोम। जो मैं प्रश्न अभी आपको करा था, अगर आपने देखा होगा तो प्रश्न आपको सरल लगेगा। अगला है राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। उत्तर काल में राजधानी को स्थानांतरित में कर दिया गया था। तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, तो ये चौथा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है वैदिक काल के चतुराश्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिवारिक जीवन काल से संबंधित है। तो कौन सा शब्द था, तो ऑप्शन गृहस्थ, आप सभी को था गृहस्थ। अगला है प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो किस नदी के दक्षिण का, तो गंगा नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र था मगध के नाम से उसको जाना जाता था। अगला है विभिन्न प्रकार के देवी हिंदू विवाहों में जिसमें एक युवती और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन को शामिल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। तो कौन सा उपवेद है जो ऋग्वेद से संबंधित है, जिसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यजुर्वेद। क्या यजुर्वेद, इसका सही उत्तर दूसरा हो जाएगा।
आयुर्वेद इनके सॉरी आयुर्वेद इसका सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो कौन सा जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो आप सभी को पता हो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। ठीक है, अभी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में कुछ खास बातें, कौन कौन सी कुछ खास बातें हैं इसको आप देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। जो घनानंद था उसको हराया था चाणक्य की सहायता से, और फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। फिर अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको डेट बहुत याद रखना, ठीक है, कुछ नहीं है, 322 सीधा बात है, 322 यानी कि एक बार 3 है, फिर दो डबल बार 2 है, 2 322 यानी कि 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके बेटे बिंदुसार फिर अशोक राजा बने थे। आप सभी को पता है अशोक ने जब कलिंग पर युद्ध किया था उसके बाद उसने क्या कर लिया था, युद्ध न करने का निर्णय लिया था। अगला है, घनानंद के पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो घनानंद के पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना मैं भी आपको बताता चला हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये सारे प्रश्न क्या है, PYQ है, ये सारे प्रश्न PYQ हैं और ऐसे ही प्रश्न क्या है घुमा घुमा पूछे गए हैं। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य जो था उसकी राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। अगला है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कौटिल्य, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, चाणक्य के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे। तो चाणक्य किसके शासनकाल के दौरान जो है प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जो क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो किसने भेजा था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो किसने? ये सेलुकस निकेटर ने भेजा था। किसने? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। और मेगास्थनीज ऐसे भी प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक के दौरान शासक के समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। और सेलुकस निकेटर किसका व्यक्ति था, यानी किस तरफ से था? ये सेलुकस निकेटर का था। मेगास्थनीज किसका व्यक्ति था? सेलुकस निकेटर का। ठीक है, फिर आगे चल के सेलुकस निकेटर की एक लड़की थी जिसका नाम था हेलेना, और हेलेना का विवाह जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न बार बार वही पूछा है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपको मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इन्होंने कब किया था? 322 में। अगला है, अंतिम मौर्य राजा की हत्या के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा अंतिम जो मौर्य राजा था उसकी हत्या करके नया साम्राज्य स्थापित कर दिया गया था? तो कौन? पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने जो अंतिम मौर्य राजा थे बृहद्र, इसकी हत्या करके नए शासक की यानी कि शासन की स्थापना कर दी थी। अभी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। देखिए अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किनके? पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, पुष्यमित्र ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की गई। बृहद की हत्या 185 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी कि अगर पूछा जाए तो 322 में मौर्य वंश की स्थापना हुई और 185 ईसा पूर्व में इसकी खत्म हो गया। ठीक है, पुष्यमित्र ने सेना की परेड के दौरान बृहद पर तलवार से वार किया और उनकी हत्या कर दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक मैंने आपको बताया बृहस्पति था। ये पुष्यमित्र ने इसकी जो 185 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु कर दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो किसके? अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था। कब हुआ था? लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए कलिंग युद्ध जो है सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान में लड़ा गया था। यह युद्ध करीब 261 पूर्व ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो मैंने बताया पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। देखिए पहले था चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य काल था। अब एक मिनट, ये देखिए पहले क्या था? मौर्य काल था। तो मौर्य काल की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। फिर मौर्य काल का जो अंतिम शासक था बृहद, इसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। वह इसकी हत्या करने के बाद मौर्य वंश खत्म हो गया। इसके बाद आया फिर कौन आया? फिर इसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश, ठीक है, इसके बाद आया शुंग वंश। ठीक, इस तरह आपको याद रखना है। अगला है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के राजा थे। किस वंश के शासक थे? तो ये कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। अगला है,
तटीय उड़ीसा का नाम प्राचीन नाम क्या था? तो तटीय उड़ीसा था, इसका प्राचीन नाम कलिंग था, याद रखिएगा। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी बनी। यानी कि जब पाटलिपुत्र नहीं थी तो मगध की राजधानी राजगृह थी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वजी महाजनपद की राजधानी थी? तो वजी महाजनपद की राजधानी कौन थी? ये आपको बताना थी, वैशाली थी। कौन सी थी? वैशाली थी। दूसरा हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांडवों की राजधानी बनी थी? तो पांड्यों की राजधानी कौन सी शहर बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मदुरै बनी थी। कौन सी? मदुरै। तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? तो मेगास्थनीज जब अपनी पुस्तक लिखता है इंडिका, कौन सी पुस्तक लिखती है मेगास्थनीज की? इंडिका। उसकी पुस्तक के अनुसार वो बताता है कि पाटलिपुत्र में कुल 64 यानी कि 64 क्या थे? द्वार थे। अगला है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि राजा बनने के बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो किस शिलालेख में उसने उल्लेख किया था कि कितने वर्षों के राजा बनने के बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कितने वर्ष? तो ये लगभग 10 वर्ष, कितने, सॉरी 8 वर्ष, कितने? 8 वर्ष के बाद। तो 4 यहाँ से सही उत्तर होगा हमारा। अगला है, चोल अभिलेखों के अनुसार विश्वविद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? जो रख रखाव के लिए भूमि होती थी विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए, उस भूमि को क्या कहा जाता था? उसे साला भोग कहा जाता है। क्या? साला भोग कहा जाता था। अगला है, मौर्य काल के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया? तो किस राजवंश ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो कुषाण राजवंश ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। अगला, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और वर्ष में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो बाबर ने कब इब्राहिम लोदी को हराया था? तो बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। और पानीपत की पहली लड़ाई, यानी कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पानीपत हरियाणा में हुई थी। तो यहीं पर बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया और लोदी वंश वहाँ से क्या हुआ? समाप्त हो गया। लोदी वंश दिल्ली का अंतिम क्या था? राजवंश था और वहाँ समाप्त होकर मुगल वंश की स्थापना हो गई। निम्नलिखित में किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने? ये ऐबक ने कराया था। किसने? ऐबक ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा राजवंश था दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? देखिए, लोदी भी था, खिलजी भी था और दास भी था, यानी गुलाम वंश जिसका सूर नहीं था। तो यहाँ से तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अब दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था? तो एक बात आप समझ लीजिए, दिल्ली सल्तनत पर कुछ 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, उन 5 राजवंशों में से आप देखिए, तो सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसके बाद आता खिलजी वंश 1290 से 320 तक। ठीक है, इसने खिलजी वंश ने स्थापना जो क्या किया था? शासक किया। फिर इसके बाद तुगलक वंश जो 13 से 20 से 14 से 14 था। इसके बाद सैयद वंश 14 से 14 से 1451 था। लोदी वंश 1451 से 1526 तक तो लोदी वंश ने स्थापना की थी। वहीं पे लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर आता है 1526 में, लोदी को हरा देता है और पानीपत की प्रथम लड़ाई में वो मुगल काल की स्थापना कर देता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था जिसने प्रसिद्ध कविता हसत बिहदिक लिखी थी? तो कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो था। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुब्बत उल इस्लाम ये मस्जिद कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है, याद रखिए। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू किया था, यानी कि प्राचीन इतिहास से शुरू किया था, और इसके बाद मैंने वैदिक काल कराया, मौर्य काल करवाया, और यहाँ पे हम आ गए कहाँ पे? मुगल काल भी करवा दिया मैंने आपको, और धीरे धीरे हम यहाँ स्वतंत्र तक पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार मैं आपको क्वेश्चन PYQ करवा रहा हूँ, और ये सारे PYQ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए PYQ हैं। आप ऐसा SSC GD के हैं तो आप देख सकते हैं, रेलवे वाले हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। अगला है, वर्ष 1290 से 1320 के दौरान दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था? तो 1290 से 1320 तक किसका शासन था? देखिए, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का था। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा?
खिलजी वंश, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है खतौली, यानी कि जिसे 1517 के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया, फिर फिरौती वसूलने पर रिहा कर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या, किसे कर लिया था, ये पूछा जा रहा आपसे। तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम को। किसको, इब्राहिम लोदी को। अगला है निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। तो सिजदा और पैबोस की ये किया था बलवन ने। सिजदा का मतलब होता है कि राजा के सामने क्या कर लेट जाना, और पैबोस का मतलब होता है कि राजा के पैरों को चूमना। ठीक है, तो बलवन ने कहा कि मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, और सिजदा और पैबोस की प्रथा चालू की कि मेरे सामने जब आओ तो लेट जाओ और मेरे पैरों को क्या करो, अपने ओंठों से यानी कि चूमो छुओ। जब लोगों ने इसका मना किया कि हम ये सिर्फ अपने भगवान के सामने, अल्लाह के सामने करेंगे, तो उनको क्या कर देता था, सजा देता था, मरवा देता था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए दुर्ग रक्षक शहर का निर्माण किया, जिसका नाम है, तो जिसका क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सिरी नाम था। क्या सिरी नाम था इसका सही उत्तर। इसे या से आप उसको लिखोगे। ठीक है, एक यहाँ से। अगला है दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को के रूप में जाना जाता था। तो किस रूप में जाना जाता था, इसका सही उत्तर होगा एकता के रूप में जाना जाता था। एकता, याद रखेगा। अगला है 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व ने किया था। तो किसने किया था जब भारत पर 712 में जब भारत पर आक्रमण हुआ, तो अरब का नेतृत्व किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला है नटराज की मूर्ति, कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी। नटराज की जो कांस्य मूर्ति थी किस काल के दौरान बनाई गई थी, ये आपको बताना थी। किस काल के दौरान, ये जो चोल कालवंश के दौरान बनाई गई थी। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कृष्ण देव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, वह संबंध से, तो किस शासन से उनका संबंध था, यानी किस शासन के, किस राजवंश के शासक थे वो। तो इसका तुलुक वंश के, क्या तुलुक वंश, दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है चंदावर का युद्ध वंश के कन्नौज शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो क्या, गढ़वाल। क्या, एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है मुद्रियार ने कबेरी डेल्टा में सत्ता संभाली थी, वे के पल्लव राजाओं के अधीन थे। तो कहाँ के पल्लव राजाओं के अधीन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कांचीपुरम के अधीन थे। अगला है रानी दुर्गावती, जिन्होंने अपने 5 वर्षीय बेटे वीर नारायण की ओर से शासन किया, निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित थी। तो गोंड जनजाति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा जो युग्म है वो गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सरकी राजवंश यानी कि पंजाब का नहीं था। तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित से किस राजवंश से जुड़ा है। तो किस राजवंश से जुड़ा है, तो विजयनगर राजवंश से जुड़ा है। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। तो मांडू को राजधानी किसने बनाया था, कौन सा था मांडू को राजधानी बनाया था, तो बहमन शाह ने। किसने बनाया था मांडू को अपनी राजधानी, तो इसका से होशंग शाह ने। किसने, होशंग शाह ने जो मांडू को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है चोल काल के दौरान मुर्बेदा वेलन और अरायार की उपाधियां थीं। तो किसकी उपाधियां थी, कौन थे, इनको किनको कहा जाता था, जमींदारों को कहा जाता था। क्या, जो अमीर जमींदार थे उनको कहा जाता था मुर्दे बेलन और अय्यार कहा जाता था। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म प्रतिपादित किया। तो दीन ए इलाही किसने शुरू किया था, तो अकबर ने शुरू किया था। अगला है में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। तो कब हराया था, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला है बेगम नूर जहाँ का पहला नाम क्या था। तो बेगम नूर जहाँ का पहला नाम क्या था, तो बेगम नूर जहाँ थे उनका नाम था मेहरुन्निसा। तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। तो कौन पावर वाला था, आप सभी को पता है इब्राहिम लोदी को इसने 1526 में हरा दिया था, और फिर यहीं से मुगल वंश की स्थापना भारत के अंदर हो गई थी। 1526 मुगल काल 1857 की क्रांति तक चला था। अगला है
बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर वर्ष में दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया था। तो कब कर लिया था? बाबर ने कब हराया था? 1526 में हराया था। ठीक है। अगला है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की? तो किस मंत्री ने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 66 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा, राजा टोडरमल ने। क्या? राजा टोडरमल ने वित्त मंत्री दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई थी? तो अकबर था 1555 में, देखिए 1556-55 में बैठा था और यहीं से वो 1605 में उसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1605 में। यहाँ सही उत्तर होगा चौथा, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, अकबर के दरबार से महेश दास लोकप्रिय के रूप में जाने जाते। तो महेश दास किसको? बीरबल का नाम था महेश दास। तो दूसरे इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला है, शेर खान ने के युद्ध में हुमायूं को हराया था। तो चौसा युद्ध में किस कब हुआ था चौसा युद्ध? जिसमें हुमायूं को हराया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, 1539। अगला है, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास रहा था। तो क्या रहा था मुख्य निवास? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, लाल किला दिल्ली। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन ले गया था? तो नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था। जो कोहिनूर हीरा और जो शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन था उसको क्या कर चोरी कर ले गया था। देखिए अभी हम आपको डिटेल जो विस्तार से बताते हैं। देखिए, ईरान के शासक नादिर शाह ने शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को छीन लिया था। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली के दरबार में मयूर सिंहासन को चुरा लिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था? तो किस युद्ध में मैसूर पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। तो चार यहाँ सही उत्तर होगा। अगला है, मीर जाफर को वर्ष में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। तो कब किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 1764। क्या हो जाएगा? 1764, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगला है, बंगाल ने की अगुवाई में मुगल शासकों को नियंत्रित से मुक्ति पाई जो प्रांत के गवर्नर के नुमाइंदे थे। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा, मुर्शिद कुली खान। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1765 में। कब? 1765 में, याद रखिएगा। अगला है, मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान किस वर्ष जारी किया था? जो फरमान था जहां पर उसने कहा था कि बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाएगी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फरमान, ये घोषणा पत्र कब जारी किया था उसके द्वारा? तो ये घोषणा पत्र जो 1765 में जारी किया गया था। अगला है, बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था? वही देखिए, वही क्वेश्चन बार बार उसी तरह घूम के पूछ के आ रही है, वो भी 1765। इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों पर प्रेरित था? तो कौन सा? तो टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान था। अगला है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। इनमें क्या हुआ था कि अवध पहले जो है ब्रिटिश में मिला नहीं था। अवध एक अलग से क्या था? राज चल रहा था। लेकिन जब इसके बाद वो लॉर्ड डलहौजी आया तो उसने जो है अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने में मिला लिया था, ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया था। और जो है अवध को कामधेनु, यानी कि क्या? कामधेनु का भी कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, करनाल 1739 की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने की सेना को हराकर जीती। तो किसकी सेना को हराकर जीती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को। अगला है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो ये कहाँ हराया था? पानीपत में हराया था, आप सभी को पता होगा। अगला है, बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी थी। तो बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। किसकी? हर्षवर्धन की जीवनी लगी थी। तो इसका 82 का सही उत्तर होगा पहला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो कौन थे? ये आपसे मैंने पता बताया भाई, बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। अगला है,
कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने के राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी। तो कहाँ के राजाओं के बारे में लिखी थी? तो ये कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखी गई। तो वो उन पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था राज तरंगड़ी, उस पुस्तक का नाम था। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? कौन सा इसमें चारों में से स्मारक है इसमें लखनऊ में स्थित है? तो इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। तो 4 यहाँ से सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक कौन था? जो चोल वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो विजयालय। कौन था? विजयालय था। एक यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। इन भूमियों को कहा जाता था, इन भूमियों को क्या कहा जाता था? इन भूमियों को इकता कहा जाता था। क्या? इकता कहा जाता था। 4 यहाँ से सही उत्तर। अगला है, ब्रिटिश शासकों द्वारा जबरन श्रम की मजदूरी वसूले जाने वाला कर था। तो कौन सा कर था? तो इसका सही उत्तर को चोल। क्या? चोल शासकों द्वारा जो जबरन वसूला जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा? तो ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया नारा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था जनरल डायर था। और इसी की हत्या जो उधम सिंह ने किया था, जहाँ पर इंग्लैंड में ब्रिटेन में जाके। अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसको लेकर रहूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारत की रियायतों को एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसके द्वारा जो भारत की एकीकरण रियायतों को एकीकरण किया गया था, जिनमें महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। ये वहाँ से 2 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में किस लेखक ने वंदे मातरम गीत को अपने उपन्यास में शामिल किया था? तो किसने शामिल किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने शामिल किया था। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो किस आंदोलन का नेतृत्व? तो ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इन दोनों के द्वारा किया गया था। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? तो लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में किए गए थे। कब? 1916 में किए गए थे। दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, दिसंबर 1919 में की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारों को रूप दिया था। तो किसकी अध्यक्षता थी उस समय? तो जवाहरलाल नेहरू। किनकी? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो इस प्रकार मैंने आपको 100 प्रश्न करवा दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं डिटेल भी बता दूं इसके बारे में। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां मुगल सम्राट थे, आप सभी को पता होगा। लाल किले का निर्माण साल 1638 से में शुरू हुआ था और 1648 तक पूरा हुआ था, यानी कि 10 साल चला था। कहाँ? 10 साल तक ये काम चला था। लाल किले का डिजाइन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। तो जो उस्ताद इस समय डिजाइन किसने दिया था? तो अहमद लाहौरी ने इसके डिजाइन दिया था। और साल 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर शामिल इसको शामिल किया था। इस प्रकार मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए। अब आप किसी का भी एग्जाम में, अगर आप रेलवे वाले हैं, एसएससी जीडी वाले हैं, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये PYQ है, ठीक है। और ये अगले प्रश्न आपके लिए है। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, निम्नलिखित शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है? इसका उत्तर आपको देना है, कमेंट में देना है। और इसके साथ ही एक अगला प्रश्न और आपके लिए है, बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो कब बाबर ने पानीपत में जो इब्राहिम लोदी को हराया था, आपको बताना है। दोनों प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। PDF के लिए मैंने बता चुका, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन मैं भेज दूंगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।